हेलो 12th क्लास। आज से हमारा 12th क्लास का ऑनलाइन कोर्स मैथमेटिक्स के लिए शुरू हो रहा है। आज के हमारे इस लेक्चर 1 का टॉपिक है कि हमें पूरे साल भर में किस तरह से मैथ्स पढ़ना है ताकि हम फुल मार्क्स सिक्योर कर सके। यानी कि हमारा प्लान ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा, और साथ साथ कितनी बुक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर कम फोकस करना है, कौन कौन सी बुक्स को हमें परचेज करना है, पूरा का पूरा शेड्यूल आज हम डिसाइड करेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12th मैथ्स का जो सिलेबस है पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 12th मैथ्स के सिलेबस में टोटल मिलाकर 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहली यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड कैलकुलस, फोर्थ वेक्टर एंड 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिफ्थ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिक्स्थ प्रोबेबिलिटी। ये जो फर्स्ट यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और ये दोनों मिलाकर 8 मार्क्स के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि 4 मार्क्स के दोनों चैप्टर्स होंगे। कुछ भी हो सकता है कि चैप्टर 2 से 8 मार्क्स का आ जाए सारा, या हो सकता है चैप्टर 1 से ही 8 मार्क्स का आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों चैप्टर्स को ही अच्छे से करना होगा। इसके बाद है यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसमें 3 और 4 ये 2 चैप्टर्स आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नेम्स क्या क्या हैं। चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। दोनों में क्योंकि फंक्शंस आता है इसलिए यूनिट का नाम रिलेशंस एंड फंक्शंस लिखा गया है। उसके बाद चैप्टर 3 एंड 4 जो है, ये 2 चैप्टर्स, एक है मैट्रिक्स और एक है डिटरमिनेंट्स, ये अलजेब्रा यूनिट में आता है। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 10 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। उसके बाद है यूनिट 3 हमारी कैलकुलस यूनिट में कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9। चैप्टर 5 है डिफरेंशिएशन, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड 9th है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 5 चैप्टर्स मिलाकर 35 मार्क्स के पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद है 4th यूनिट जो है वेक्टर्स एंड 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर्स 10 एंड चैप्टर 11। ये दोनों मिलाकर 14 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। एंड उसके बाद है यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। ये 5 मार्क्स का चैप्टर पूछा जाएगा। उसके बाद है चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी यूनिट में, यूनिट नंबर 6 में 8 मार्क्स का है। और इस तरह से टोटल 6 यूनिट्स में 13 चैप्टर्स हमारे बनते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं इनके 80 मार्क्स बनते हैं, और इंटरनल असेसमेंट या जिसे आप प्रैक्टिकल भी कहते हैं जो स्कूल लेवल पर होगा वो 20 मार्क्स का है। इट मींस आपका एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का आएगा, और 20 मार्क्स आपके स्कूल के टीचर के पास है जो आपको वो देंगे आपको इंटरनली असेस करके। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का बाइफर्केशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो टोटल मार्क्स है 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट, इसमें आपको खास ख्याल रखना है कि आपको स्कूल में भी अपनी नोटबुक्स प्रॉपर रेडी रखनी है, होमवर्क अपना डेली करके लेकर जाना है, चेक कराते ही रहना है आपको अपनी कॉपीज को, और साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट्स वो देंगे उनको टाइम पर कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट देंगे टाइम पर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको 20 मार्क्स जो है वो आप पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। जबकि 80 मार्क्स का जो वो पेपर होगा फाइनल में, उस पेपर में आपको ये 6 यूनिट से अच्छे से रेडी करना है। और इन बाइफर्केशन जो मैंने आपको मार्क्स का भी ऊपर बताया है, इस बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये जो टोटल फुल सिलेबस है हमारा, ये बुक 1 में, बुक 2 में और सप्लीमेंट्री मटेरियल में डिवाइडेड है। बुक 1 में टोटल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 6, और बुक 2 में भी आपके 6 से एक ज्यादा यानी कि 7 चैप्टर्स हैं, 7 to 13। इसके अलावा सप्लीमेंट्री मटेरियल है। सप्लीमेंट्री मटेरियल 3 चैप्टर्स में है, 5, 7 एंड 10। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपकी बुक में पीछे कुछ एडिशनल मटेरियल उन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ऐड किया गया था बाद में, तो ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। द ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट की, तो टोटल 1 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चंस होंगे, जो एमसीक्यू टाइप होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ये ट्रू सॉल्व भी हो सकता है और 1 वर्ड भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनके मार्क्स होंगे टोटल 20। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल मार्क्स होंगे पेपर में 12।
4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 24, और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये भी 4 आएंगे, यानी कि टोटल हो गया 24, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 36 एंड मार्क्स बैठेंगे 80। और हाँ बच्चों, एक बात का खास ख्याल रखो, अब इस नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बच्चों को पास होना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, इसको 20 मार्क्स जो है हमारे बेकार हो गए, हम एमसीक्यू जो है अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एमसीक्यू छूट सकता है। लेकिन मैं आपको इसकी पॉजिटिव साइड दिखाना चाहता हूं कि एमसीक्यू जो होता है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी आंसर्स उनमें से ही एक है। अगर आपने थोड़ा भी इस चैप्टर को हल्का फुल्का भी अगर आपने स्टडी कर रखा है तो आप ये मान के चलो कि आप इसका एमसीक्यू सही करके आओगे और 20 मार्क्स में आप आसानी से सिक्योर कर सकते हो। तो अब मैं नहीं समझता कि शायद बच्चों को पास होने में कोई दिक्कत होती होगी, पास तो बच्चा आसानी से हो ही सकता है। अब हमारा एम ये होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें किस तरह से 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो 70 या 75 प्लस हम किस तरह से लेकर आए, यानी कि हम 80 मार्क्स का पूरी तरह से प्लान करके चले, 80 मार्क्स पूरी तरह से तैयारी करके चले, तो हम ये कह सकते हैं कि 70 या 75 प्लस हमारे मार्क्स आ सकते हैं, या हो सकता है 80 भी आ जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम कौन कौन सी बुक्स को रेफर करेंगे इस पूरे ईयर में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी विद सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड विद एग्जांपल्स और एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइजेस हैं वो, और साथ में सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी ये हमें एक रेफर करनी है बुक। इसके अलावा हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक रेफर करना है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि एग्जाम्पलर क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही एक एड ऑन मटेरियल है। जो कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में वो नहीं दे पाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक अलग बुक में उन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ढाला गया है, अलग बुक में डाल दिया गया है। एक तरह से आप समझ लो कि जैसे प्राइवेट पब्लिशर्स में आर डी शर्मा और एम एल अग्रवाल बहुत ज्यादा अच्छी खासी रेप्यूटेबल पोजीशन पर है ना, उसी तरह से एग्जाम्पलर गवर्नमेंट स्कूल्स में रेप्यूटेबल पोजीशन पर है, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के बीच में एक रेप्यूटेबल पोजीशन पर है। यानी समझ लो गवर्नमेंट स्कूल्स की आर डी शर्मा जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अभी 2015 से जो ना पेपर्स में बहुत कुछ आने लगा है, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हमें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, एक एनसीईआरटी करनी है। थर्ड, उसके बाद क्या है कि जो 80 आउट ऑफ 80 वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको हाँ ड्रीम है कि हाँ हमें चाहिए फुल मार्क्स चाहिए, बिल्कुल हम चाहते हैं कि पूरे मार्क्स लेकर आए, तो उनको एक टेक्स्ट बुक अलग से एक लेनी होती है, जो शुरुआत में लेनी होगी। वो आपकी चॉइस है, आप आर डी शर्मा भी ले सकते हैं, एम एल अग्रवाल भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर आर डी शर्मा चलती है, तो अधिकतर बच्चे वो ले लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, आपको जो समझ में आए आप वो ले सकते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। और उसके बाद है लास्ट में जो हमें लेना होगा लगभग अक्टूबर के एंड में, वो सैंपल पेपर लेना होगा। और सैंपल पेपर भी आप किसी भी पब्लिशर का ले सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी पब्लिशर हो, टुगेदर हो, चाहे वो डीके गोयल का सैंपल पेपर हो, अरिहंत हो, यूलाइक हो, बहुत सारे होते हैं, एग्जाम आइडिया हो, कोई सा भी, सारे सैंपल पेपर अच्छे होते हैं। हमें वो सैंपल पेपर लेना होता है बेसिकली जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा हो, सॉल्व भी ज्यादा हो और अनसॉल्व भी हो। हमें क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, चैप्टर वाइज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि चैप्टर वाइज के लिए हमारे पास टेक्स्ट है, चैप्टर वाइज के लिए हमारे पास एनसीईआरटी है, चैप्टर वाइज के लिए हमारे पास एग्जाम्पलर है। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कुछ हमें चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल्स के साथ एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल के साथ, ये हमें कंप्लीट कर लेनी है कम से कम 3 बार। ये 8 लग रहा होगा आपको, 8 नहीं, डरो मत, डरने की जरूरत है। 3 बार एटलीस्ट हमें कंप्लीट करके रखनी है फरवरी 2021 से पहले, यानी एग्जाम जो है बोर्ड के 2021 में जो आने वाले हैं, उन एग्जाम्स के शुरू होने से पहले 3 टाइम्स हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 3 टाइम्स का क्या मतलब हुआ? 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर लेना है। एक बार आपको 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि एक बार आपको जब क्लास में कराया जा रहा होगा तो एक बार तो आपने वो कर ही लिया, वो तो साथ साथ चल रहा है, इसको आप काउंट ना करें। एक बार आपने रिटर्न में कर लेनी है एनसीईआरटी कंप्लीट घर पे, यानी जो क्लास में जो कराया जा रहा है वो काउंट नहीं होगा, वो तो मैं आपको करा रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं। आपकी अपनी प्रैक्टिस जो होगी जो आप घर पर करेंगे। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को है घर पर अच्छी तरह से करना है। एक बार तो ये हो गया, पूरा रिटर्न में आप करेंगे, विद एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है,
सेकंड टाइम आपने कब करना है? सेकंड टाइम जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, टर्मिनल एग्जाम्स आने वाले होंगे, या फिर आप जो है जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसके 2-3 महीने बाद आप साथ साथ उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे वेकेशन ही है तो आप अभी साथ के साथ भी कर सकते हैं उसको रिवाइज। तो आपने जब सेकंड टाइम करना है ना, तो उसमें पता है क्या करेंगे आप सारा कुछ जो आपने एक बार रिटर्न में कर लिया है, जरूरी नहीं है आप सारा दोबारा से रिटर्न में करें। आप थोड़ा थोड़ा रिटर्न में और थोड़ा थोड़ा ओरल कर सकते हैं। मतलब जो टफ क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस आपको लगते हैं वो आप रिटर्न में करके देखें, और जो आपको लगता है कि हाँ आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, पढ़ने से समझ में आ रहा है, तो वो आप ओरल करें। तो इस तरह से ये सेकंड टाइम हो गया। थर्ड टाइम क्या होता है? जब आपके फाइनल एग्जाम्स आ जाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चंस आपने पहले ओरल किए थे उनको भी अब आप रिटर्न में एक बार करके देखें। कुछ क्वेश्चन जो पहले आपने रिटर्न में किए थे आपको लगता है कि पक्के हैं, तो आपको फिर वो आप ओरल भी कर सकते हैं आप उन्हें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक क्वेश्चन को पूरे साल भर में एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको अपनी आंखों से जरूर गुजार देना है। यानी 3 टाइम्स जो है आपने उन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लेना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है, मतलब ये मोस्ट प्रायोरिटी वाला पॉइंट है कि 3 टाइम्स आपकी एनसीईआरटी जरूर हो जाए। तीनों बार अगर आपकी रिटर्न में हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझ सकता हूँ साइंस वाले बच्चों के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो 3 टाइम्स जो है रिटर्न में नहीं हो पाती। तो आप एक टाइम तो पूरा कंप्लीट रिटर्न में होनी चाहिए, एक बार आपकी जो एनसीईआरटी वो सेमी रिटर्न होनी चाहिए, और एक बार आप ओरल कर सकते हैं। एक बात और बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, ये जब क्लास में कराया जाता है ना, तो ये क्या करते हैं कि ये होमवर्क जो है ना साथ के साथ नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन हैं, मैंने आपको इसमें 12 क्वेश्चन करा दिए, 8 क्वेश्चन सेम है उन 12 क्वेश्चन के जैसे ही है, मैंने आपको घर से करने के लिए दे दिया। अब घर से करने के लिए दे दिया, लेकिन क्या है कि आपने किसी और सब्जेक्ट के होमवर्क करने की वजह से या किसी और सब्जेक्ट के टेस्ट की वजह से वो क्वेश्चन आपने नहीं किए, और फिर वो क्वेश्चन आपने किए ही नहीं, और जब आपके एग्जाम्स आए या यूटी आया तब आपने वही क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आए, और आपने वो क्वेश्चंस पूछ लिए प्रॉब्लम क्वेश्चंस के रूप में। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी क्लास का टाइम जो है वो खराब होता है। अगर यही क्वेश्चंस आपने साथ के साथ किए होते हैं, साथ के साथ प्रॉब्लम्स अगर आपने मुझसे पूछनी होती ना, तो आपका बाद का जो समय होगा वो नए क्वेश्चंस पूछने के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो आपको एक प्रॉमिस मुझे करना होगा कि आपको साथ के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है, और मैं भी आपका डेली होमवर्क चेक करूंगा, इसलिए अपना होमवर्क आप डेली करके रखेंगे। अच्छा, होमवर्क भी कैसे करेंगे मैं आपको ये बता देता हूं। हमने होमवर्क के लिए जो है एक रजिस्टर नहीं बनाना है ना। कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे अगर रजिस्टर नहीं बनाना, फिर कैसे करेंगे? बच्चों रजिस्टर नहीं बनाना, लेकिन होमवर्क करना है। कैसे करना है? आप बाजार से जो लूज शीट्स आती है ना, टेस्ट शीट्स आती है ना, अब वो परचेज कर लेंगे, या आप अपने रजिस्टर में से पेज ले लेंगे, या आप लूज शीट से ले लेंगे। कोई सा भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, आप उसी चैप्टर को रिटर्न में आप जो है करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले आप क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, या जितनी भी एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने कर लिए। फिर एग्जांपल 1 से लेकर और लास्ट तक जितने भी एग्जांपल्स है फिर आपने उनको कर लिया। ये आपने लूज शीट्स पर किया। लूज शीट्स पर करने के बाद आपने उनको स्टेपल कर लिया। स्टेपल करने के बाद आपके पास एक दस्ता सा बन जाएगा, एक छोटा सा असाइनमेंट सा बन जाएगा, एक छोटा सा आपके पास एक बुकलेट सी बन जाएगी, है ना। तो ये जो बुकलेट है आपने जब कंप्लीट कर लेनी है, ये आपने मुझे जमा करा देनी है। फिर मैं इसको चेक करूंगा, और चेक करने के बाद मैं आपको वापस हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जब मैं आपको वापस हैंड ओवर कर दूंगा तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है कुछ पेजेस में सिमट कर आपके पास सेव होकर वो रखा जाएगा। आप इसको एक माई क्लियर बैग, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से देने की बात चल रही है, तो हम देंगे आपको। तो आप उसको जो है उस स्टेपल्ड दस्ते को एक माई क्लियर बैग में संभाल कर आप रख लेंगे। अब जब भी कभी उस चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपको पूरा रजिस्टर ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूरा रजिस्टर आपको उठाना नहीं पड़ेगा, लेके नहीं जाना पड़ेगा इधर उधर। आपने बस वो माई क्लियर बैग में से जस्ट आपने वो स्टेपल्ड वाला वो दस्ता निकालना है जिसमें वो शीट्स है आपके उस चैप्टर की, और आपने फिर उसके बाद क्या कर लेना है, उसमें उसी में से उसको रिवाइज कर लेना है। तो एक तरह से एनसीईआरटी के आपके 13 दस्ते बन जाएंगे, 13 बुकलेट्स बन जाएंगी 13 चैप्टर्स की, जिसमें एग्जांपल्स भी होंगे सारे के सारे, और साथ साथ उसमें पूरी पूरी एक्सरसाइजेस भी होंगी। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों कि आपका 13 चैप्टर्स का एनसीईआरटी का जो वर्क है वो पूरा का पूरा ऑलवेज ही कंप्लीटेड रहेगा। एग्जाम टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कि ये क्वेश्चन तो हमने होमवर्क में किया नहीं था और ये क्वेश्चन जो है अब मैं प्रॉब्लम क्लास में पूछ लूं, नहीं। तो आप उस टेंशन से बच जाएंगे। उस लास्ट मिनट का जो हैक्टिक सा हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, आप उस प्रेशर से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या कर लेना है कि इस तरह से आपने अपने होमवर्क को कंप्लीट करके रखना है।
हमने कौन कौन सी बुक्स को रेडी करना है इसको भी हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो टोटल मिलाकर बच्चों हमारे पास 3 प्लान्स हो सकते हैं। एक तो कि हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री भी कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो कि टेंटेटिव मार्क्स जो है ना वो 60% से प्लस रहने की संभावना है, इससे कम नहीं होंगे। हाँ, इसके आसपास ये से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि 90% या 100% आ जाए, वो नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर भी पूरा कंप्लीट करके रखेंगे तो आपके 75% प्लस आ जाएंगे नंबर। ये टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो सकता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर के साथ आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल को भी आप लेकर चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और साथ साथ एक सैंपल पेपर लास्ट में जरूर कर लेते हैं, तो आप ये मान के चले कि 90% प्लस जो है आपके मार्क्स जरूर आ जाएंगे। बच्चों मैथ्स में एक बात का खास ख्याल रखना कि मैथ्स जो है ना, मैथ्स वो केवल और केवल उसी बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आता है जो प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। मैंने तो 3 टाइम्स आपको बोला है, ये कम ही बोला है, लेकिन क्या है कि ये मिनिमम है, इतना तो आप करें ही जरूर। मैथ्स में तो आप ये मान के चलें कि अगर साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये जो 90% है ना, 90% ये आप समझ लो कि आप 110% सिक्योर कर सकते हो। तो हम स्टडी कैसे कैसे करेंगे, देखो हम आपको जो है हर चैप्टर का एक असाइनमेंट बनाकर देंगे। वो असाइनमेंट में क्या होगा, एनसीईआरटी तो मैं आपको पूरी क्लास में कराऊंगा, तो एनसीईआरटी का असाइनमेंट नहीं होगा, वो एनसीईआरटी से आउटसाइड में होगा, यानी एनसीईआरटी से बाहर का होगा। उस असाइनमेंट में एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें आरडी शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और उसमें एमएल अग्रवाल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ये हर चैप्टर के शुरुआत में, बीच में या एंड में कभी भी दिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने बस इस एक असाइनमेंट को कंप्लीट करके लेकर आना है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे को बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पलर की या आरडी शर्मा की, एमएल अग्रवाल की, तो ये आपकी सहूलियत है, आप ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट मेरा विचार है कि आप एमएल अग्रवाल और आरडी शर्मा में से एक बुक आप जरूर लेकर चलें, क्योंकि अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो मैं तो वैसे हूँ ही आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, जो असाइनमेंट मैं आपको बनाकर दूंगा, अगर आपको उसके किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा ही। पर क्यों हम उस क्वेश्चन को घर पे खुद से अटेम्प्ट करके अपनी स्किल्स को बढ़ा नहीं सकते? अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इसमें हमें थोड़ी बहुत अगर हेल्प लगती भी है किसी टेक्स्ट बुक की, तो इससे हमारे स्किल्स ही डेवलप होंगे। तो आप अगर, मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप एक बुक आप जरूर लेकर रखें, चाहे तो आप आरडी शर्मा लेकर रखें या एमएल अग्रवाल लेकर रखें। एग्जाम्पलर आप ना लें, क्योंकि एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूट की तरफ से ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। एक तो होमवर्क जो है आपको डेली करके रखना है, होमवर्क शुड बी डन डेली, है ना। मतलब जो आज की क्लास का काम है, तो अगला जब भी टर्न बैठेगा या अगली क्लास जब भी बैठेगी, आपको वो काम कंप्लीट करके रखना है। और ये बात आपको मैंने पहले बता दी कि होमवर्क शुड बी डन इन लूज शीट्स स्टेपल्ड टुगेदर चैप्टर वाइज एंड नॉट इन रजिस्टर। मतलब आपको रजिस्टर में नोट नहीं करके रखना है, चैप्टर वाइज आपको स्टेपल्ड करके रखना है उन चैप्टर्स को, और साथ साथ आपने उसको माई क्लियर बैग में एक दस्ता बनाकर रख लेना है, संभाल कर रख लेना इस तरह से। ठीक है, टोटल 13 स्टेपल्ड बुकलेट्स बनेंगी, और आपको हमेशा सेशन के आखिर तक ये बुकलेट्स बार बार रिवाइज करते रहना है। तब जब भी कभी किसी चैप्टर का टेस्ट होगा, या जब भी किसी यूनिट का टेस्ट होगा, या टर्मिनल टेस्ट होंगे, या स्कूल टेस्ट होगा, जब भी कभी, तो आपने बस उस दस्ते को निकालना है और चैप्टर को, एनसीईआरटी को इस तरह से रिवाइज करना है। और जो आपका एक्स्ट्रा जो आपने अगर रिवाइज करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ही, उसके लिए आपको एक अलग रजिस्टर बनाना है। तो इस तरह से टिल द एंड ऑफ सेशन 13 स्टेपल्ड बुकलेट्स शुड बी रेडी, सेफली रिटेन्ड इन माई क्लियर बैग। एक माई क्लियर बैग होगा, उसमें आपने सुरक्षित रूप से उनको रख लेना है। एक क्लास वर्क रजिस्टर इस तरह से बनेगा जिसमें आप क्लास का कुछ भी काम करेंगे। एक असाइनमेंट रजिस्टर बनेगा जिसमें मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आपने करना है। और एक बनेगा ये जो सेट ऑफ स्टेपल्ड बुकलेट्स है, जो कि 13 होंगी, विल बी प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। ये आपने टोटल इस तरह से 13 बुकलेट्स बना के रखने हैं। तो कुल मिलाकर कुल कितने आपके हो गए? अगर हम देखें कि टोटल रिटर्न मटेरियल में एक रजिस्टर हो जाएगा क्लास वाला, या आप रफ लगा ले, चाहे फेयर लगा ले, चाहे कैसा भी मर्जी लगा ले। एक आपका होगा असाइनमेंट रजिस्टर, जिसमें मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा वो आपने साथ साथ करना है। और तीसरा आपका जो एनसीईआरटी की बुकलेट्स हैं, जो आप लूज शीट्स पर बनाएंगे, 13 बुकलेट्स आपकी ये बनेंगी। अगर आप इस पूरे प्लान ऑफ स्टडी को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप इस पूरे कोर्स को फॉलो कर लेते हैं, तो ये मैं पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप 90% से कम मार्क्स अपने ना माने। 90% से ऊपर ही होंगे, कम की तो कोई संभावना है ही नहीं। बस शर्त एक है कि आप जो है होमवर्क डेली करते रहें, ये बहुत जरूरी है। और आप साथ साथ जो है
इन बुकलेट्स को रेडी करते रहे, तो रिवाइज करते रहे, है ना। तो आप मान के चलो कि 90% से आपके मार्क्स जो है ऊपर ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, 100% तक भी आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे, 90% आपके मिनिमम है। तो आपको क्या करना है, एक एनसीईआरटी करनी है जो मैं आपको क्लास में करा दूंगा, एग्जाम्पलर भी आपको साथ साथ में कराऊंगा। असाइनमेंट में जो आपको दूंगा वो आपको घर से करके लेकर आना है, उसकी सिर्फ प्रॉब्लम्स हम आपको बताएंगे। और असाइनमेंट जो बना होगा एग्जाम्पलर एमएल अग्रवाल और साथ साथ जो आर डी शर्मा है, और इसके अलावा और भी जो रेप्यूटेड बुक्स हैं उनमें से बना होगा। समझ में आ गई बात। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, उसकी क्वेरी का जो सॉल्यूशन है मैं आपको जरूर दूंगा। और साथ ही साथ एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर। तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स चैप्टर के स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं और साथ साथ मैट्रिक्स चैप्टर के एंड के जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से हमें करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद ही आपको थर्ड क्लास में लेक्चर 3 में आपको मैट्रिक्स चैप्टर का असाइनमेंट मिल जाएगा, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा चैप्टर मैट्रिक्स पहले से कर चुके हैं, कुछ पुरानी बुक्स में से देख कर या कुछ अपने घर में कुछ सीख कर, अपने कजिन से, ब्रदर से या किसी से भी अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो उस असाइनमेंट को अगर वो करेंगे तो उनको एक नया रिफ्रेशिंग चैप्टर नजर आएगा वो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे। आज तक के लिए बस, अभी तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।